हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी। मैं सोनी खुराना स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि हम इन्वायरमेंट के यानी कि ईवीएस के पर्यावरण अध्ययन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें आज हम 21st क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस में हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इससे पहले मैंने हिस्ट्री के 200 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट की है और ज्योग्राफी के भी 200 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट की है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती? मतलब ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या फिर पेट्रोलियम? फ्रेंड्स, इसका आंसर है सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है वो हमें सूर्य से प्राप्त होती है और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से कोई भी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता है, कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्या? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर ओजोन मंडल? तो इसका आंसर है क्षोभ मंडल। फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और इसी परत में मौसम संबंधी सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे आंधी आई, वर्षा या फिर हवा या जो भी मौसम से संबंधित परिवर्तन होते हैं, मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, वो क्षोभ मंडल में होते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं, तो वो होते हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने कोई भी टीचिंग एग्जाम फिल किया है जिसमें ईवीएस आती हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम में अगर ईवीएस आती है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए, आज का 23rd क्वेश्चन है, 23 नंबर का क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? फ्रेंड्स देखिए, अम्लीय वर्षा होती है जिसमें वर्षा के साथ अम्ल गिरता है, यानी कि कुछ जहरीला पदार्थ गिरता है वर्षा के साथ। तो वह किस वजह से गिरता है या किसकी सांद्रता में वृद्धि है जिस वजह से अम्लीय वर्षा होती है? तो इसका आंसर है SO2 और NO2। ठीक है फ्रेंड्स, जब वातावरण में SO2 और NO2 वर्षा के जल के साथ मिल जाते हैं, तब वर्षा से जो जल निकलता है, ये जो भी जल पृथ्वी पर गिरता है, वो अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, यह पृथ्वी पर स्थित जितने भी जीव होते हैं या कोई भी इंसान होता है, सबको बहुत नुकसान पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। इसलिए आप याद रखेंगे कि SO2 और NO2 जब वर्षा के जल के साथ मिलता है, यानी कि H2O जल होता है, आपको सबको पता होगा H2O जल का सूत्र है। जब SO2 और NO2 H2O के साथ मिलता है और तब वह जल बनकर पृथ्वी पर गिरता है, तो वह अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक क्या होती है? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रेड डाटा बुक क्या होती है। रेड डाटा बुक में उन जानवरों का नाम लिखा जाता है या उन जानवरों की सूची होती है जो असुरक्षित होते हैं। कौन कौन से असुरक्षित होते हैं, संकटग्रस्त होते हैं या जो खत्म होने वाले हैं, जैसे आपत्तिग्रस्त जीव, विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव, ये सभी। ठीक है, इसका आंसर है ये सभी, यानी कि उन रेड डाटा बुक में असुरक्षित जीव, विलुप्त हो रहे जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, सुभेद्य जीव, ये सभी रेड डाटा बुक में सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर हो गया ये सभी, अर्थात फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। इसका मतलब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है रेड डाटा बुक में सम्मिलित होते हैं ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक चारण का परिणाम है। फ्रेंड्स, ये चरण नहीं है, ये चारण है। चारण का मतलब क्या होता है? ग्रेजिंग, यानी कि चरना। ठीक है, जैसे जानवर चरते हैं, जो गाय भैंस जो चारा खाती है, जमीन पर चारा खाती है, चारण करती है, उससे उसका परिणाम क्या होता है? तो उसका परिणाम होता है मृदा अपरदन, क्योंकि जब जानवर ज़्यादा घास खाएंगे या घास पे जमीन पर जो चीज़ें होंगी, उर्वरता होगी ज़मीन की, वो उसको ज़्यादा खाएंगे,
तो ज़मीन की उर्वरता कम होगी। देखिए जैसे ज़मीन खुली भूमि है, ठीक है, उस पर मृदा के कण भी हैं और अगर वो घास खाते जाएंगे तो मृदा कमज़ोर हो जाती है। और जब जल और वायु आता है, जैसे जल गिरा, बारिश हुई या फिर हवा के वेग से वो एक स्थान से दूसरी जगह पर आसानी से चली जाती है मृदा, तो इससे भूमि की जो उर्वरता होती है वो नष्ट हो जाती है, यानी कि भूमि की उर्वरता खत्म हो जाती है। तो अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? मृदा अपरदन। उससे मृदा प्रदूषण नहीं हो रहा, ताप प्रदूषण नहीं हो रहा, जल प्रदूषण नहीं हो रहा, उससे हो रहा है मृदा अपरदन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपने ज्योग्राफी कर रखी है तो देखिए, जैसे सपोज ये हमारी पृथ्वी है, तो ये ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं ये होता है ध्रुव। ठीक है, ध्रुव यहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ होती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता, ये बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है। जैसे जैसे हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे, और भूमध्य रेखा यहाँ होती है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे वैसे वैसे जैव विविधता बढ़ती जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पर जब बर्फ़ होती तो यहाँ पर जानवर कम होंगे, थोड़ी और नीचे जाएंगे तो जानवर बढ़ जाएंगे, थोड़ी और नीचे जाएंगे तो जानवर बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो वातावरण उन जानवरों के जीवन के लिए अनुकूल होता जाता है। जैसे कि बर्फ़ में अगर कोई रह सकता है, कोई बर्फ़ में, इसी तरीके से जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर जाते जाते हैं वैसे ही भूमध्य रेखा की ओर जाते जाते हैं वैसे ही जैव विविधता जो है वो बढ़ती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा के समूह में स्थान दिया गया है? ठीक है, तीसरी से 5वीं, 9वीं से 10वीं, छठी से 8वीं या फिर पहली और दूसरी। तो इसका आंसर है तीसरी से 5वीं। फ्रेंड्स 3rd से लेकर 5th तक EVS पढ़ाई जाती है, ठीक है, और 5th के बाद फिर वह साइंस में फिर उसकी जगह विज्ञान आ जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण अध्ययन किस कक्षा में होता है, तो वो तीसरी से 5वीं कक्षा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? फ्रेंड भूस्खलन का मतलब होता है जैसे जमीन खिसकना या फिर पर्वत खिसकना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? भूस्खलन की घटनाएं होती है। जमीन खिसक गई, जमीन में गड्ढा हो गया, जमीन फट गई, तो इस टाइप की कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती हैं भूस्खलन की घटनाएं? तो वो होती हैं पहाड़ी इलाकों में, तो हिमालय में। ठीक है, हिमालयी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा भूस्खलन पाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। फ्रेंड जब सजीव लोग सांस लेते हैं और अपनी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जब वे ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पूछ रहे हैं कितनी ऊर्जा अवमुक्त होती है, कितनी कैलोरीज होती हैं जो अवमुक्त होती है ऊर्जा? तो ये पूछ रहे हैं ऑप्शन में 573 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी या फिर 746 किलो कैलोरीज। कितनी कैलोरीज होती हैं उसमें, कितनी कैलोरीज हम छोड़ते हैं? तो वो छोड़ते हैं 673 किलो कैलोरीज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रमुख है, प्रसिद्ध है। वैसे तो उसमें और भी जानवर पाए जाते हैं, और भी पक्षी होते हैं, पर स्पेशली वो एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है या जाना जाता है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को, 5 जून को, 15 जून को या फिर 22 अप्रैल को? तो 5 जून को। ठीक है फ्रेंड्स, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वैसे भी आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये तो पता ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? तो सबसे सहायक कौन है? उत्पादक, उपभोक्ता या फिर अपघटक? तो ह्यूमस निर्माण में अपघटक सबसे ज़्यादा सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी है। डीडीटी क्या है? फ्रेंड्स डीडीटी जो है वो एक अजैव निम्नीकरणीय है। ठीक है, अजैव जो है, जो डीडीटी है वो अजैव निम्नीकरणीय है। इसका उपयोग कैसे होता है? कीटनाशक के रूप में। जैसे खेती हो रही है, सपोज कोई भी चीज़ बोई गई है तो उसमें कोई कीड़ा लग गया या कोई सुंडी लग गई या कुछ लग गया, तो डीडीटी छिड़की जाती है। ये छिड़की जाती है खेती में, जिससे ये अजैव निम्नीकरण का काम करती है, अजैव कीटनाशक का काम करती है। कीटनाशक याद रखेंगे आप,
कीटनाशक का काम करती है, पर अब सरकार ने इसको बैन कर दिया है। ठीक है, अब सरकार इस पर प्रतिबंध लगा चुकी है, अब हम DDT का प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं जो सागर होते हैं, जो महासागर होते हैं, उसमें उनका पानी खारा होता है, लवणीय होता है। तो खारा क्यों होता है? नमक की वजह से। तो आयोडीन, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये भी कई बार पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है और सागरीय खरपतवार जो है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो है वो मोनाल है, पर वह इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि नेपाल में भी राज्य पक्षी के रूप में मान्यता दी गई है मोनाल को। यहाँ पर नेपाल ऑप्शन में नहीं है। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। पर एक चीज़ और बता दूं कि नेपाल, आप याद रखेंगे, नेपाल का राज्य पक्षी भी मोनाल है। ठीक है, उत्तराखंड का भी, नेपाल का भी और हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी मोनाल है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जो ओजोन परत होती है वो हमारी पृथ्वी पर आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं या अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको रोक लेती है। रोक लेती है ऐसे मतलब जैसे सपोज यहाँ सूरज है, ये सूरज है और यह हमारी पृथ्वी है, तो ये ओजोन परत एक अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे पास आने से बचाती है। मतलब उतनी ही मात्रा हमारे पर आने देती है जितनी की हमें ज़रूरत है, सारी को नहीं आने देती। तो ओजोन परत जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है, पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है और इसकी मोटाई नापी जाती है डॉप्सन में। ठीक है, इसकी मोटाई डॉप्सन इकाई में नापते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। फ्रेंड्स, ये चिपको आंदोलन ईवीएस में बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पेड़ काटने से संबंधित है कि जब पेड़ कट रहे थे तो कुछ औरतों ने मिलकर सब लोग उस पेड़ के साथ चिपक गए कि अगर तुमने पेड़ को काटना है तो हमें भी काट दो। तो इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है, जो पेड़ों से संबंधित है। और एक चीज़ और ये पूछ रहे हैं, इनकी जनक कौन थी? गौरा देवी। और ये किस गाँव में प्रारंभ हुआ? मानमती, रैणी गांव, थिरपाक या फिर हाट गांव। सॉरी। तो जो चिपको आंदोलन है वो कहाँ प्रारंभ हुआ था, कौन से गांव में प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था रैणी गांव में प्रारंभ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे कि चिपको गांव जो है वो वृक्षों से संबंधित आंदोलन है और रैणी गांव में चालू हुआ था और गौरा देवी ने चालू किया था। ठीक है, इसकी जनक गौरा देवी थी। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है कौन? भूकंप की तरंगों को कौन निरूपित करता है या भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा नापा जाता है? ये एक ही चीज़ है। ये भूकंप की तरंगों को कौन निरूपित करता है? तो वो करता है सिस्मोग्राफ। और भूकंप की तरंगों को नापता कौन है? पूछा जाता है कई बार कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा नापी जाती है? तो वो रिक्टर स्केल के द्वारा नापी जाती है। ठीक है, और सिस्मोग्राफ के थ्रू नापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। ठीक है, मानव और पर्यावरण का संबंध कैसा होना चाहिए? आप खुद बताइए, ऋणात्मक, संज्ञानात्मक या धनात्मक? तो मानव और पर्यावरण का संबंध धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, है ना। तो मानव और पर्यावरण का संबंध पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो फ्रेंड्स 71%। ये इजी सा क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं कि 71% पर जल है और 29% पर भूमि है। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, इजी है पर आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की सतह पर 21% जो है, 29% जो है वो पृथ्वी है और 71% जल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय।